बच्चों सुप्रभात। पाठ 3 अच्छे पड़ोसी के गुण संपूर्ण होने के बाद आज हमारी कविता दो पहरी। जैसे दिन में जो पहर होते हैं, पहर मतलब ये लगा के चलो कि 4 घंटे का समय जो होता है उसको एक पहर बोला जाता है। तो 24 घंटे में 4 पहर होते हैं। तो दोपहर, जो दोपहर मतलब दिन के जो 12 बजे होते हैं उसको दोपहर बोला जाता है। ठीक है, तो दोपहरी जो कविता है वो शकुंत माथुर के द्वारा लिखी गई है। किसके द्वारा लिखी गई है बच्चों? शकुंत माथुर के द्वारा लिखी गई है। इस कविता में बच्चों गर्मी के समय में दोपहरी के जो दिन होते हैं, तपते हुए जो दिन होते हैं, उनका वर्णन किया गया है कि उस समय की जो स्थिति होती है वो कैसी होती है, किस प्रकार की होती है। गर्मी के दिनों में बच्चे आपने देखा है, जैसे जून जुलाई का जो महीना होता है सब कुछ तप रहा होता है। हम घर में बैठे हुए हैं, हमारी छत तपी हुई है, हमारी जो धरती होती है वो भी बहुत ज़्यादा तपी हुई होती है। गर्मी की दोपहरी में तपे हुए नभ के नीचे, नभ मतलब होता है आकाश, कि गर्मी के समय में, दोपहर के समय में तपे हुए आकाश के नीचे काली सड़कें तार कोल की। सड़क बच्चों आपने देखी हुई, उसके ऊपर जो एक होता है पदार्थ वो तार कोल होता है। काली सड़कें तार कोल की अंगारे सी जली पड़ी थी। वो जो सड़कें थी तारकोल की बनी हुई वो अंगारे के समान, जो आग के का जो अंगारा होता है उसके समान जली हुई थी, जली पड़ी थी मतलब तप रही थी। जैसे अंगारा जो होता है उसमें से आँच आती है, वैसी सड़क में से भी आँच आ रही थी। अंगारे सी, सा सी से सम सदृश, जहाँ भी इन शब्दों का प्रयोग होता है वहाँ पर उपमा अलंकार होता है। तो यहाँ पर अंगारे सी, यहाँ पर जो सड़क है उसकी तुलना किसके साथ की गई है? अंगारे के साथ की गई, इसलिए यहाँ पर उपमा अलंकार का प्रयोग किया गया है। छाह जली थी पेड़ों की भी, छाह, छाह होती है छाया, जो पेड़ों की छाया थी वो भी ऐसा लग रहा था मानो कि वो जली हुई हो, तप रही हो। पत्ते झुलस गए थे, वृक्षों के जो पत्ते होते हैं, जैसे आपने देखा होगा कि वसंत ऋतु में जो पत्ते हैं नए आते हैं, पतझड़ के बाद वसंत ऋतु आती है, उसमें नए पत्ते आते हैं। फिर जो गर्मी की ऋतु होती है फिर वो पत्ते जो होते हैं वो सूख जाते हैं, गर्मी में झुलस जाते हैं। पत्ते झुलस गए थे यानी कि वृक्षों के सारे पत्ते जो हैं वो गर्मी के कारण सूख गए थे। नंगे नंगे दीर्घकाय, दीर्घकाय, दीर्घकाय का अर्थ होता है बहुत बड़ा शरीर, काय होता है शरीर और दीर्घ होता है बहुत बड़ा। तो नंगे नंगे, नंगे नंगे यानी कि बिना पत्तों के बड़े शरीर वाले जो वृक्ष थे, कंकालों से वृक्ष खड़े थे। वो वृक्ष कंकालों के समान खड़े हुए थे। कंकाल जो एक मनुष्य, आपने देखा होगा साइंस लैब में कि जो मनुष्य होता है वो बिना खून और चमड़ी से रहित जो उसकी हड्डियों का एक कंकाल तंत्र बना दिया जाता है, वैसे जो वृक्ष थे वो कंकालों के समान खड़े हुए थे। यहाँ भी उपमा अलंकार का प्रयोग है। हो अकाल के ज्यों अवतार, ऐसा लग रहा था कि जो वृक्ष हैं वे अकाल के अवतार हों। एक अकेला तांगा था दूरी पर, लेखक कहता है कि एक बहुत दूरी पर अकेला तांगा था। तांगा जिसमें घोड़े को जोता जाता है, जो घोड़े के द्वारा जिसको आगे खींचा जाता है उसको तांगा बोलते हैं बच्चों। कोचवान, कोचवान होता है जो तांगे को यानी कि घोड़े को जो चलाने वाला, तांगे को तो घोड़े चलाता है और घोड़े को कोचवान चलाता है। घोड़े को चलाने वाला जो होता है उसको कोचवान बोलते हैं। कोचवान की काली सी चाबुक, चाबुक होता है एक प्रकार का घोड़े को मारने के लिए एक डंडे के आगे एक छोटी सी रस्सी बांध दी जाती है, डंडा लकड़ी का, फिर उसके आगे एक छोटी सी रस्सी, उसको हम चाबुक बोलते हैं। कोचवान की काली सी चाबुक के बल पर वो बढ़ता था, बढ़ता था मतलब जैसी वो चाबुक उसको मारता तो वो आगे की तरफ चलता था। घूम घूम जो बल खाती थी सर्प सरीखी, और जो वो चाबुक थी वो किसके समान थी? सांप के समान थी, क्योंकि वो आगे से एक रस्सी जैसी होती है और वो जैसे उसको घुमा करके मारता है तो वो बल खाने लगती है। बल खाना मतलब होता है घूमना।
तो घूम घूम जो बल खाती थी सर्प सरीखी। यहाँ पर चाबुक के लिए जो सर्प है सांप के साथ तुलना की गई है किसकी, चाबुक की। तो यहाँ भी उपमा अलंकार का प्रयोग किया गया है। बेदर्दी से पड़ती थी दुबले घोड़े की गरम पीठ पर। दुबला होता है कमजोर, कमजोर घोड़े की गरम पीठ पर वो चाबुक सांप के समान बल खाती हुई घूम घूम करके बेदर्दी से पड़ती थी। कौन मारता था, कोचवान मारता था। भाग रहा वह तारकोल की जली अंगीठी के ऊपर। तारकोल की जो सड़क होती है उसकी तुलना यहाँ पर अंगीठी से की गई है। तारकोल की जो सड़क होती है वो अंगीठी के समान होती है और उस अंगीठी के समान सड़क पर ही वह जो कमजोर घोड़ा है वो भाग रहा है। तभी कवि ने आगे ग्रामीण व्यक्ति का वर्णन किया है। कभी एक ग्रामीण धरे कंधे पर लाठी, एक गांव का किसान अपने कंधे पर लाठी रख करके सुख दुख की मोटी सी गठरी, और अपने कंधे पर लाठी और लाठी के साथ ही अपने सुख और दुखों का बोझ लिए हुए गठरी में लिए पीठ पर भारी, और अपनी कमर पर उसको लाद करके जूते फटे हुए, जो ग्रामीण था उसके जो जूते थे वो फटे हुए थे, जिनमें से थी झांक रही गांव की आत्मा। गांव के व्यक्ति का वर्णन किया है कि गांव की जो दशा थी, गांव की जो हालत थी वो सीधी सीधी उसके कपड़ों से और उसके जूतों से झलक रही थी, दिखाई दे रही थी। तो वो व्यक्ति जो है जा रहा होता है। तो बच्चों आज के लिए इस कविता की इतनी ही व्याख्या काफ़ी है, बाकी हम कल करवाएंगे। इस कविता की व्याख्या आपने अपनी नोटबुक में लिखनी है और इस कविता के जो इंटरनल प्रश्न हैं वो मैं आपको भेज रहा हूँ, उसके उत्तर भी आपने स्वयं ही लिखने हैं। धन्यवाद।